जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल वर्टिक्स स्टडी लाइफ में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई समय के साथ कर रहे होंगे। देखिए, हम यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए अनसॉल्व सॉल्व कर रहे थे और अनसॉल्व 2025 के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे थे और इसका सेट 1 है और लेक्चर नंबर कितना है? 2 है। ठीक है ना। दूसरा लेक्चर हम लोग देख रहे थे और दूसरा लेक्चर हम लोग को पढ़ना है। इस समय थोड़ी सी इंटरनेट की दिक्कत आ गई है जिसकी वजह से लाइव नहीं चल पाया है, तो मैं यह रिकॉर्ड करके और अपलोड कर दूंगा और आप लोग सभी लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे और वहां से जाके आप लोग उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। उसके बाद से यह दूसरी वीडियो आप लोग देखिएगा। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमारे पास अनसॉल्व है और यही अनसॉल्व आप लोग हल कर रहे हैं। आप लोग भी एक ले लीजिए और उसके साथ साथ ही हल करिए। इसमें हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न हल कर चुके थे और दूसरा का यहाँ लिख दे रहे हैं क्लास 12 और क्या है ये? केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का अनसॉल्व्ड पेपर हल कर रहे हैं। चलिए दूसरा का क बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकाल 30 ग्राम इथिलीन ग्लाइकाल C2H6O2 को 450 ग्राम जल में मिलाया जाता है। जल में मिलाया जाता है मिलाया जाता है। निम्नलिखित गणना कीजिए। निम्नलिखित गणना कीजिए, ये आपका प्रश्न है और इस प्रश्न को हमको हल करना है। पहला प्रश्न इसका है, बिलियन में हिमांक में अवनमन। बिलियन के हिमांक में अवनमन और दूसरा है बिलियन का हिमांक। ठीक है ना। ये दो चीज निकालना है और 2 नंबर का प्रश्न है। आपको इस पे 2 नंबर मिलेगा, 1 नंबर पहले वाले पे और दूसरा जो अंक है वो दूसरे वाले पे मिलेगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिएगा इसमें क्या कहा गया है, उस चीज को हम पहले लिख लेंगे। 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकाल 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकाल है और 450 ग्राम जल में। ठीक है ना। अच्छा, ग्राम है कि लीटर है? एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा, ग्राम है कि लीटर है। चलिए, ग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राम में ही है, कोई बात नहीं। लिखेंगे पहला उत्तर। और पहले के उत्तर में कैसे लिखेंगे? तो जो कुछ भी दिया है, पहले दिया है आप लोग लिख लीजिए, दिया है। क्या क्या दिया है? तो देखिएगा, यह विलेय है और ये क्या है? ये क्या है बताइएगा आप लोग। एक तो विलेय है भाई और दूसरा क्या है? विलायक है, यही ना है। तो लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान। भाई विलेय का द्रव्यमान स्मॉल डब्ल्यू से लिखिएगा। स्मॉल डब्ल्यू का मान आया है 30 ग्राम। और उसके बाद से विलायक का द्रव्यमान कैपिटल डब्ल्यू का मान है 450 ग्राम। और इसके बाद कुछ दिया नहीं है। ठीक है ना। और क्या क्या निकालना है? तो पहला निकालना यह है कि हिमांक में अवनमन। तो फार्मूला देख लीजिए, बिलियन के हिमांक का अवनमन कितना होता है भाई? इसको हम कहते हैं डेल्टा टी एफ।
इसको हम किससे प्रतिस्थापित करते हैं, डेल्टा टी एफ, और इसका फार्मूला क्या होता है, तो होता है के एफ इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 बटा बटा क्या होता है, यम गुणे कैपिटल डब्लू। ये फार्मूला होता है, जहां पे यम क्या है, तो यम है अणुभार, किसका अणुभार, विलेय का अणुभार लिख देंगे, जहां जहां यम है विलेय का अणु अणुभार, ठीक है ना, विलेय का अणुभार है। अच्छा देखिए यहाँ पे तो दो चीज दिया है स्मॉल डब्लू, कैपिटल डब्लू का मान तो भाई रख देंगे। दो चीज नहीं दिया हुआ है, के एफ और यम। यम तो हम निकाल लेंगे भाई, यम का मान हम लोग निकाल लेंगे, तो यहीं पे कहीं नोट कर देते हैं, मैं देख लूं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए यहीं पे हम लोग किनारे इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है ना। स्मॉल एम का मान निकालना है, यानी विलेय का अणुभार C2H6O2, यही है ना। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, एक बार हमको बता दीजिएगा, कि होता है 12 गुणे 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणे 6 और ऑक्सीजन का 16 गुणे 2। अब जोड़ घटाना गुणा भाग आपको करने आता है। इसका अणुभार हो जाएगा 12 दूना 24, 6 एकम 6 और 16 दूना 32, जोड़ घटाना कर लीजिएगा और इसका मान आएगा 62, ठीक है ना। यानी यम का मान निकल गया कितना, 62। और एक चीज नहीं दिया है, के एफ का मान आपके पेपर में, जो भी पेपर आपका होगा उसमें दिया होगा, ठीक है ना। कितना मान होता है, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, 1.86, 1.86 मोल लीटर इनवर्स, यही होता है। अब सारा मान निकल गया, स्मॉल डब्लू, कैपिटल डब्लू, यम और के एफ का मान निकल गया है, तो इसमें रख दीजिए भाई डेल्टा टी एफ बराबर, अब सबका मान रखिए, तो के एफ का मान है 1.86 गुणे स्मॉल डब्लू का मान है 30, 1000 बटा बटा यम का मान आया है 62 और डब्लू का मान कितना है 450। यहां तक यहां तक आप आसानी से कर लेंगे। और उसके बाद से क्या करना है, तो देखिएगा क्या करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 पे घात 3, यहां से कुछ कटेगा क्या, जीरो से जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 15 तिया 45, यही होता है ना। काटिए इसको, काटेंगे, कैसे काटेंगे, अच्छा इसको हम लोग हल कर लेंगे तो हो जाएगा। इसको हल करिएगा, ऊपर भी हम क्या करते हैं ना, कि 100 से गुणा कर देते हैं और नीचे भी, तो ये दशमलव हट जाएगा, तो हो जाएगा 1.86 गुणे 3 गुणे 100, 1000, अब बटा नीचे हो जाएगा 62 गुणे 45 और गुणे 100, ये हो जाएगा। ऊपर देखिए गुणा कराया हमने तो 1.86 हो गया, और यहाँ पे जब हमने गुणा कराया तो ये आप लोगों को करने आता होगा, क्योंकि आप लोग 12th में है, और 12th में अभी तक अगर गुणा भाग नहीं करना जानते हैं तो भाई आपका पढ़ना व्यर्थ है, और आप लोग पढ़ाई छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अब इसको हल करिए। 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, 2 से कटेगा क्या, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 9 18 और 2 तिया 6, ठीक है। अब इसका गुणा भाग कराइए, और गुणा भाग कराने के बाद मैं सीधे बता रहा हूं कि इसका मान आएगा 2 केल्विन, ठीक है। आप कहेंगे कि कैसे आ गया भाई, तो हमने इसका गुणा भाग करा के पहले से रखा था, आप ऐसी गलती नहीं करिएगा, आप इसको गुणा भाग कराएंगे तो इसका मान आएगा डेल्टा टीएफ का मान आएगा 2 केल्विन, ठीक है ना। 2 केल्विन आएगा, यानी हिमांक में अवनमन का फार्मूला डेल्टा टीएफ, और यहां से हमने यह मान निकाल लिया, और आपको कितने नंबर मिलेंगे भाई, 1 नंबर मिलेगा। फटाफट से नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे साइड में हो जाता हूँ और आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद से मैं इसको मिटाऊंगा, और अगला अगला स्टार्ट करता हूँ, हिमांक में बिलियन का हिमांक, ठीक है ना, बिलियन का हिमांक।
चलिए, बिलियन का हिमांक, बिलियन का हिमांक, और बिलियन का हिमांक निकालना है तो जल का हिमांक, जल का हिमांक माइनस हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, अवनमन। अच्छा, आपको पता होगा कि जल का हिमांक कितना होता है भाई? जल का हिमांक यानी कितना पे जल जमता है, तो 0 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमको देखिए यहाँ पे हमने केल्विन में लिया है, तो जब इसको भी केल्विन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 273 केल्विन, यही होगा ना। तो इसको लिख लेते हैं, जल का हिमांक हो जाएगा 273 केल्विन इतना ही रहने दीजिए। और हिमांक में अवनमन कितना निकाले हैं? तो 2। अब इसको घटा दीजिए तो 271 केल्विन क्या होगा? बिलियन का हिमांक, बिलियन का हिमांक। और इस पे आपको मिल जाएगा कितना नंबर भाई? इस पे आपको मिलेगा कुल 2 नंबर का यह प्रश्न था। बहुत ही आसान प्रश्न है। एक चीज याद रखिएगा, हिमांक में अवनमन, उन्नयन, अवनमन जो भी होगा उसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न एक आध दो एग्जामिनर जरूर देगा आपको, और उसको आपको हल करना होगा। चलिए, दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न हम लोग हल करते हैं। दूसरा प्रश्न भाई हम लिखते हैं, उसके बाद से क्या है? निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। मिटा इसको। चलिए, निम्न पदों को, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए, कीजिए। क्या है निम्न पद भाई? निम्न पद क्या है? तो पहला है मोललता, मोल अंश, मोल अंश। और दूसरा है मोललता, मोललता। देखिएगा, ये भी एक एक नंबर के दो दो प्रश्न है। तो कैसे इसके इसको हल करेंगे? बहुत ही आसान डिफिनीशन है मोल अंश का। मैं लिखता हूं, हेडिंग डालेंगे, मोल अंश। मोल अंश किसे कहते हैं? तो आप लोग लिखेंगे, मोल अंश किसे कहेंगे भाई? तो लिखेंगे किसी भी, क्या होगा? बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या, बिलियन में उपस्थित, उपस्थित किसी एक घटक, एक घटक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बिलियन, बिलियन के अन्य घटकों के मोलों के संख्या, संख्या का अनुपात, अनुपात, अनुपात मोल अंश कहलाता है, मोल अंश कहलाता है। अच्छा, अब ये तो इसका डिफिनीशन हो गया। अब इसके बारे में कैसे लिखेंगे? तो आपको पता है कि बिलियन में दो घटक होते हैं, एक विलेय और दूसरा विलायक, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे लिखेंगे माना, माना विलेय, विलेय के का मोल, मोल मोलों की संख्या। अच्छा, विलेय के मोलों की संख्या को हम लिख ले रहे हैं यक्स ए, कोई दिक्कत नहीं ना है? विलेय के मोलों की संख्या को, सॉरी, यन ए कहिए, यन ए। और विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या को हम कहेंगे यन बी, ठीक है ना, यन ए और यन बी। अच्छा देखिएगा, जिसका भी मोल अंश निकालना होगा,
जैसे हमने कह दिया किसका निकालना है, विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल अंश। अच्छा, विलेय का मोल अंश, यहाँ पे एक चीज छूट गया है, इसे इसे यक्स से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, तो विलेय का मोल अंश निकालना है, यानी यक्स ए। हमने अभी बताया कि जब विलेय है तो ए और विलायक है तो बी। लिख दीजिए भाई, क्या होगा, यन ए अपान, जिसका मोल अंश निकालना होगा उसके मोलों की संख्या ऊपर और बाकी दोनों को जोड़ के नीचे, यन ए प्लस यन बी। ये हो गया विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है ना। ये हो गया विलेय के मोलों की संख्या। उसके बाद से ठीक इसी तरीके से विलायक के मोलों की संख्या निकालना है, यानी यक्स बी का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, यन बी बटा यन ए प्लस यन बी, ठीक है ना। ये विलायक के मोलों की संख्या हो गई, ठीक है। और एक चीज आप एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा कि अगर दोनों को जोड़ दें, यानी विलेय का मोल अंश और विलायक का मोल अंश दोनों को जोड़ दे तो मान हो जाएगा एक, अर्थात यक्स ए प्लस एक्स बी जब दोनों को जोड़ते हैं तो इसका मान हमेशा एक के बराबर आता है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, ये एमसीक्यू बन सकता है और वैसे भी आपसे पूछ देगा कि सिद्ध कीजिए कि विलेय और विलायक दोनों के मोल अंश का योग एक के बराबर होता है। तो कैसे होता है भाई, उसको भी हम बता रहे हैं, आप इसको लिख लीजिएगा। इतना बस हम रहने दे रहे हैं, बाकी सब हम मिटा दे रहे हैं, क्योंकि इसको वैसे सिद्ध भी करा के आपको बता दिया जाए, कुछ कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। जो प्रश्न आएगा उसको हम अच्छे से क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए कैसे सिद्ध करेंगे तो देख लीजिए, इन दोनों को जोड़ना है, यक्स ए एक्स बी, यक्स ए प्लस एक्स बी, तो दोनों को जोड़िए तो जरा, यन ए प्लस एन बी, और एक्स बी का मान है यन बी अपान यन ए प्लस एन बी। दोनों को जोड़िए, हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा, क्या होगा, यन ए प्लस एन बी बराबर यन ए प्लस एन बी, और जब यह दोनों कटेगा तो मान आ जाएगा एक के बराबर, ठीक है ना। तो यहां से यह आ गया, और उसके बाद से यह एक नंबर आपको मिलेगा अगर इतना हल करते हैं तो। फिर इसके बाद से अगला प्रश्न है मोललता। मोललता किसे कहते हैं भाई, मिटाओ इसको, मोललता। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपका, ये सारा चीज पढ़ा दिया गया है। मोललता क्या होता है भाई, तो लिखेंगे 1 लीटर बिलियन में, हेडिंग पहले मोललता, कहेंगे 1 लीटर, 1 लीटर बिलियन में, बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है, मोललता कहलाती। देखिएगा, एक नंबर का प्रश्न है तो बहुत बड़ा के लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। केमिस्ट्री आप जितना पढ़े हैं, सटीक आंसर जानते हैं, सटीक आंसर दीजिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है ना। सही बताइए और अच्छे से बताइए। चलिए, मोललता कहलाता है, फार्मूला मोललता, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा बटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बटा बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन कितना है तो लिखेंगे लीटर, लीटर में, लीटर में। इन प्रश्नों को करते हैं, 2 प्रश्न अगर किया आपने तो 2 नंबर आपके जेब में, ठीक है ना, 2 नंबर आपके जेब में सीधा सीधा आपको मिल जाएगा। और फिर इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आपको मैं पहले ही लिख लेता हूं, बस आपको समझा दूंगा कि क्या होता है, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए।
चलिए प्रश्नों को हमने लिख लिया है। ये अभी दो 2 नंबर का प्रश्न है। लेंथेनाइट आकुंचन क्या है? लेंथेनाइट आकुंचन के प्रभाव की विवेचना कीजिए। लेंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे और उसमें एक टॉपिक आता है लेंथेनाइट आकुंचन क्या होता है। और चलिए समझते हैं कि लेंथेनाइट आकुंचन है क्या और इसके इसके प्रभाव इससे क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए 2 नंबर का प्रश्न है, तो अगर आप 5 से 6 लाइन या फिर 10 लाइन में अगर इसका आंसर दे देते हैं तो पर्याप्त माना जाता है कि उतना सटीक आंसर देना 2 नंबर के लिए पर्याप्त होता है। तो चलिए देखते हैं लेंथेनाइट आकुंचन क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि लेंथेनाइट श्रेणी में जब परमाणु क्रमांक धीरे धीरे बढ़ेगा, आप जानते हैं एलयू सीई से लेके एलयू तक के तत्वों को हम लोग लेंथेनाइट श्रेणी कहते हैं। और जब 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 परमाणु क्रमांक धीरे धीरे बढ़ता है तो उसके साथ साथ आयनिक त्रिज्या में कमी आती है, ठीक है ना। और जब आयनिक त्रिज्या में कमी आएगी तो उसी घटना को हम कहते हैं लेंथेनाइट आकुंचन। चलिए जो हमने लिखा है उसको समझाते हैं। लेंथेनाइट श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आयनिक त्रिज्या के मान में कमी होता जाता है, परंतु यह कमी अत्यंत कम होता है, बहुत ही कम, मतलब उसके बीच में डिफरेंस होता है। कितना डिफरेंस होता है? तो आप लोग देखेंगे सीई से, यानी सीई लेंथेनाइट श्रेणी का प्रथम तत्व है और एलयू लेंथेनाइट श्रेणी का सबसे अंतिम तत्व है। और इनके बीच में कितने का डिफरेंस होता है? तो सीई का 183 पिकोमीटर से लेकर 173 पिकोमीटर। अब इसके बीच में कितने का डिफरेंस हो गया? तो भाई यह कमी केवल 10 पिकोमीटर का होता है, यानी बहुत ही कम डिफरेंस होता है। और इसी डिफरेंस को कहें कि आयनिक त्रिज्याओं में होने वाली इस कमी को लेंथेनाइट आकुंचन कहते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और इसको ऐसे ही अपने पेपर में भी क्या करेंगे, लिखेंगे। अच्छा प्रभाव क्या होता है? तो इस कमी के कारण, यह जो कमी आ रहा है इसके कारण जो लेंथेनाइट श्रेणी के तत्व होंगे वह संक्रमण तत्वों के समान व्यवहार करने लगते हैं। देखिए लिखा है द्वितीय और तृतीय संक्रमण तत्वों की समानता होने लगती है, अर्थात जो यह लेंथेनाइट श्रेणी के तत्व हैं यह संक्रमण तत्व के द्वितीय या फिर तृतीय श्रेणी या फिर जिसको हम कह सकते हैं 4D श्रेणी और 5D श्रेणी के जो तत्व होते हैं उनके समान व्यवहार करते हैं। अगला है क्षारकता में अंतर। इनकी जो क्षारकता होती है उसमें अंतर होने लगता है और इसी को कहते हैं लेंथेनाइट आकुंचन, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। क्योंकि आज आपका ऑनलाइन क्लास नहीं चल पाया है तो इसके लिए तो भाई मैं माफी चाहता हूं, लेकिन कल से पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपकी क्लास समय के साथ हो, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे हम सारे अनसॉल्व के सारे सेटों को हल करेंगे और सारे प्रश्नों को नियमतः क्रमबद्ध तरीके से तैयार करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।